ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफिकेशन किया गया है दो टाइप से। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसको दो प्रकार से कैटेगरी किया गया है। एक का नाम दिया है वेक्टर, ठीक है, और दूसरे का नाम दिया है स्केलर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, जो जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। तुम उतना दूर क्यों बेटा, यहाँ आ गया, पढ़ना नहीं है तुमको क्या? पढ़ो, ये सब जरूरी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, तुम अपना हिंदी किताब ले आओ तो थोड़ा सा तुमको हिंदी में बता दूँ, थोड़ा सा हिंदी दो, हिंदी बुक दो। एससी वर्मा का हिंदी का बुक है? तो एससी वर्मा का हिंदी का बुक इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक मात्राएं। हिंदी बाद में बता देंगे। इसका नाम है सदिश, इसका नाम है अदिश। इसको क्या बोलते हैं? सदिश, अदिश, ठीक है। लेकिन हिंदी से बहुत क्लियर हो जाता है। देखो, सदिश जिसमें दिशा हो इसको बोलते हैं अदिश, जिसमें दिशा ना हो। नाम यहाँ हिंदी का नाम बोल रहा क्लियर हो रहा है, इंग्लिश नाम से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको मेजर किया सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को तुम मेजर कर सको वो क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो दूरी, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लव वगैरह को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगा और ये तुम्हारा नॉट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होगा। इसको हम बोले दो कैटेगरी में बनाते हैं। पहला का नाम देंगे स्केलर और दूसरा का नाम देंगे वेक्टर, ठीक है। जिसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर। जस्ट सिंपल हम यहाँ बता रहे हैं, स्केलर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो। दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। बैठो, वेक्टर पढ़ा रहे हैं फिर से। बोले क्या कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो है। स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो या सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। एक और बात, जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, 2 + 2 = 4। ये जो नियम फॉलो करे वो क्या होगा? तुम्हारा स्केलर होगा। ये बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करता है, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। तो दो, जैसे हम लिखेंगे 2x + 2x, ये कितना x होगा? 4x होगा। ये होगा तुम्हारा बेसिक अलजेब्रा। 3 + 3 = 6, कितना होगा? 6 होगा। ये होगा तुम्हारा जो ऐसा जो फॉलो करे, ऐसा जो एडिशन फॉलो करे, इस प्रकार सिंपली जो ऐड हो जाए वो पक्का वो क्या होगा? वो तुम्हारा ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। और इसमें हम क्या बात करते हैं? इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा इसके पास, ठीक है। साथ साथ ये क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, साथ साथ क्या करे? फॉलोज करे, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे? फॉलो करे। बात क्लियर है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करने क्या मतलब होगा कि सपोज करो 2 है + 2 है, तो इनका रिजल्ट कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दोनों का सम कभी 4 भी हो सकता है, तो 4 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है,
0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, 0 और 4 के बीच में इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी डायरेक्शन। यदि सपोज कोई एक ऐसा वेक्टर है यहाँ 2 न्यूटन का और एक ऐसा वेक्टर यहाँ 2 न्यूटन का है और एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। यदि ऐसा है कुछ 2 वेक्टर और यहाँ एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पे 2 न्यूटन है 2 न्यूटन है, तो इसका जो आंसर आएगा कुछ और आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ आ रहा है मुन्ना? कि इसमें जब तुम वेक्टर को जोड़ोगे ना तो डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ता है कि डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, चलो होप सो समझ में आ गया होगा। यहां तो क्लियर है? ठीक है, इसका एग्जांपल स्केलर में कौन कौन सा एग्जांपल हो गया तुम्हारा? एग्जांपल तो डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, टेम्परेचर। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल हो गया तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। ठीक, कोई दिक्कत मुन्ना? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहां पर नोट में लिख लो एक बात, नोट क्या? करंट जो है तुम्हारा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर और लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। मतलब क्या करने का मतलब है? तुमको सपोज करो कि दो ऐसा वायर है, दो ऐसा वायर है और दोनों में मान लेते हैं 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट जा रहा है। दोनों वायर में जब 3 एम्पेयर करंट जाएगा तो यहाँ से एक वायर निकाल दिया ऐसे करके, तो ऑब्वियसली देखना है इस वायर में 6 एम्पेयर करंट जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, थीटा का एंगल कुछ भी हो, मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो। थीटा मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो, कुछ भी हो, आंसर सेम रहेगा। आंसर हमेशा सेम होता है। बात समझा? डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों वायर को इधर खींच दो इधर खींच दो इधर खींच दो, हमेशा 6 एम्पेयर करंट ही इधर से जाएगा। ठीक है, 6 एम्पेयर करंट ही जाएगा इससे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन दोनों वायर का कुछ भी हो, और हम बताए वेक्टर वही होगा, वेक्टर वही होगा जिसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्शन में दिशा जिसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें दिशा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वायर को तुम ऐसे कर दो, टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, मोचोड़ दो, फाड़ दो, चीड़ दो, करंट कितना जाएगा? 6 एम्पेयर करंट ही बाहर निकलेगा, 3 दोनों में जा रहा है। तो समझा मुन्ना? इसीलिए डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है ये चीज, करंट। इसीलिए क्या होगा? ये स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ पे? चलो इसको, चलो यहाँ किसी को दिक्कत मुन्ना? दिक्कत? पसीना इतना चल रहा है ना, कोई पानी पिलाएगा हमको? कोई नहीं है, पानी ठंडा है एकदम मस्त चिल। लो क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मुंह में ज्यादा भर लिया। कुछ पानी मिला है क्या? कुछ पानी मिला है क्या? टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लग रहा है परफ्यूम मारा है पानी में, और टेस्ट डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, आगे 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 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ वो देख समझते हैं। मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसको, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इसको बस एक एरो से डिनोट करते हैं। किससे? डायरेक्टेड एरो। एरो का डायरेक्शन होता ही है, सिर्फ ऐसे लिख दो, और एरो, एरो लिख दो सिर्फ। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास क्या हो?
डायरेक्शन हो, ऐसा लाइन हो जिसके पास डायरेक्शन हो। ठीक है, जैसे एक लाइन खींच दो, एक लाइन सेगमेंट, उस पर डायरेक्शन लगा दो, या एरो बोल दो सिंपली। तो एरो से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर से। और इसका जो एरो का लंबाई होगा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। और इसका जो तीर का डायरेक्शन होगा, ये उसका क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? मुन्ना, ठीक है, डायरेक्शन से डिनोट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये जो है ना, ये इसका टेल कहते हैं, इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, और दूसरे को ये जो है इसको हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा तुम्हारा एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस याद रखना कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी वेक्टर को। जैसे मान ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये फोर्स का वेक्टर है, और बोल दिए 10 न्यूटन का वेक्टर है, 10 न्यूटन वेक्टर है। इसे अपने में से एक नाम दे देंगे एफ। क्या नाम दे देंगे? एफ। अब बोले एफ जो है वेक्टर है, तो एफ वेक्टर को डिनोट करने के लिए एफ लिखेंगे, और ये वेक्टर है इसको बताने के लिए इसका माथा पे तीर लगा देंगे। ये वेक्टर इसका तीर लगा देंगे, हमेशा तीर डायरेक्शन ऐसे ही होगा, कभी ऐसा मत लिखना, ऐसा नहीं लिखना है, हमेशा ऐसा ही लिखना है। ठीक है, नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? धनराज है ना, तुम्हारा नाम प्यारे लाल क्यों नहीं हो सकता है? कोई लॉजिक है इसके? तुम्हारा नाम धनराज है ना, तुम्हारा नाम प्यारे लाल हम क्यों रखते हैं? रखे बोले प्यारे लाल, नहीं बोल सकते। बस चीज को डिफाइन किया गया है, बताया कि ऐसे लिखना है चीजों को। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, वो हम भी नहीं वेरीफाई करते, तुम डिसाइड कर सकते हो। जो चीज डिफाइन है वो डिफाइन है। बस समझ में आया? तुम्हारा नाम धनराज रख दिया एक बार नाम, तुम्हारा नाम धनराज ही रहेगा। उस पर ऐसे डिफाइन कर दिया पटुआ वेक्टर का, ऐसे ही लिखना है, ऐसे करके नहीं तीर करना है। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या करता है ना, ऐप को तीर ना लगा करके ऐसे करके बोल्ड कर देता है, ऐसे बोल्ड कर दिया ना, समझ जा कि वेक्टर है। और सिंपली ऐसे लिख दिया, ये मानो क्या है? स्केलर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर, बोल्ड नहीं किया है, और बोल्ड जो कर दिया वो क्या होगा? तुम्हारा वेक्टर। बात क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्लियर है? ठीक, एक और बात यहाँ पे देखो, वेक्टर के बारे में क्या पता है कि वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड का मतलब वो कितना उसका बड़ा है, कितना बड़ा है वो। हाँ, उसका साइज के बारे में बताता है। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? उसके साइज के बारे में बताता है कि उसका कितना साइज है। हम बोले 10 न्यूटन, और कोई बोलता है 100 न्यूटन, तो कौन ज्यादा बड़ा है, 100 कि 10? हैं? क्या बोला? नहीं यार, 100 बड़ा है, 10 बड़ा है, बस। तो वही बताता है कि मैग्नीट्यूड किसका है। 100 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, 10 का मैग्नीट्यूड कम हो गया। साइज बताएगा कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा छोटा है। दूसरा वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है इसका। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए जैसे हमारा अभी हम लिखे थे ना, फोर्स एफ वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा? ये वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और इसके पास डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली एफ लिख दो, मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपली एफ लिख दो। डायरेक्शन के लिए उसके एफ के ऊपर टोपी पहना दो। ठीक, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ एफ लिखना है, डायरेक्शन के लिए उसके माथा के ऊपर टोपी पहनाना है। ये जो चीज है वो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। क्या है ये? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को जो है तुम कैसे रिप्रेजेंट किया? फोर्स इक्वल टू लिख दिया हम यहाँ पे कि एफ डॉट एफ कैप। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। बाद में पढ़ेंगे इसको क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है बात? मुन्ना क्लियर है? हाँ, टोपी पहना दिए उसको, जो टोपी पहना दिए ना, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ता है? टोपी पहनाना पड़ता है। ठीक है, कोई आज आएगा तो बोलेगा बताओ रे बउआ फलना जगह कहाँ है, तो टोपी पहनाते हो तुम उसको। ठीक है, वो पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत है?
ठीक है। डायरेक्शन तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डायरेक्शन तो तुम्हारा है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के इधर जा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव करने का मतलब है इधर होगा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज हम अपने से डिफाइन किए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और इसका उल्टा ये नेगेटिव है, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई बात क्लियर है? जरूरी नहीं इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार जो मान लिया उसको पूरे क्वेश्चन में उसी को मानना पड़ेगा। एक बार जो मान लिए पूरे क्वेश्चन में उसी को मानना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन तुम किधर भी दे सकता है, इसको भी नेगेटिव हो सकता है, इसको भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए एक मैथमेटिक्स में एक टर्म है मॉडुलस। मॉडुलस हम पढ़ाए थे कि मॉडुलस ऐसा चीज मशीन है जिसमें कुछ भी घुसेगा हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मान लो वेक्टर का नाम एफ मान लेते हैं, तो इसको करेंगे क्या? अगर मॉडुलस के अंदर एफ लगा देंगे, इसका क्या मतलब होगा? इससे जो निकलने वाला रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इतना कौन लिखेगा तो उसको आराम से मैं ऐसे भी लिख देता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तिरवा हटा करके डटवा भी हटा देता है, ऐसे लिख देता है, तो दोनों में से कोई लिख सकते हो। ठीक है, सुविधा के लिए लिख रहे हैं, सुविधा के लिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आया? लेकिन सही है, यहां तक क्लियर है मुन्ना? थोड़ा सा क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां क्लियर है? अब चलो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कंसेप्ट। तो दो तरह डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, हम लोग बताए थे। दो तरह का डायरेक्शन बताते हैं, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का यूज करके, एक एक्सिस का यूज करके। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पहला तरीका बताते हैं। देखो ऐसे तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, हमको पता ये होगा तुम्हारा नॉर्थ, ये होगा तुम्हारा साउथ, ये होगा तुम्हारा ईस्ट और ये होगा तुम्हारा वेस्ट। समझ में आ रहा है दादा? ये तुम्हारा डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा कोई भी वेक्टर यदि ऐसा हो, मान सपोज ये वेक्टर है और इसका ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है, और ऐसा हो, इसको क्या लिखेंगे? ड्यू टू ईस्ट। ड्यू टू का मतलब की ओर, ड्यू टू इसका मतलब होगा की ओर। इसे बोले कोई वेक्टर है ईस्ट की ओर है, कोई वेक्टर कहाँ है? ईस्ट की ओर है, पूरब की ओर है। ठीक है, जैसे मान लो ये वेक्टर ऐसा बना दिए और लिख दे ए, लिख दिए इसको, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ड्यू टू ईस्ट। क्या हो जाएगा? ड्यू टू ईस्ट। बात क्लियर है? ड्यू टू ईस्ट। यदि कोई वेक्टर ऐसा लिख दिए, इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा? ड्यू टू नॉर्थ। कोई डायरेक्शन ऐसा लिख दिया, इसका वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ड्यू टू साउथ। ये बात क्लियर है? ड्यू टू साउथ। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर ऐसा है कुछ, और यहाँ एंगल मान लो दे दिया 30 डिग्री। इसमें कैसे निकालेंगे वेक्टर डायरेक्शन? तो इसमें निकालने का तरीका है, 3 स्टेप में निकालते हैं। 2 स्टेप, 3 स्टेप बता रहे स्टेप्स। पहला स्टेप है कि कितना एंगल पे, क्या बताएंगे? कितना एंगल पे है, एंगल पर है। दूसरा स्टेप में क्या बताएंगे? किधर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेप बताएंगे क्या? किधर से जा रहा है, किधर से जा रहा है। 3 स्टेप दो बताते हैं, इसका डायरेक्शन बताते हैं। कितना एंगल पे, पहला क्वेश्चन बताओ कितना एंगल है? 30 डिग्री। किधर जा रहा है? ये होगा तुम्हारा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये वेक्टर क्या? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा, नॉर्थ
की तरफ जा रहा है, ईस्ट क्या है, ऐसे जा रहा है ये। देखो यहाँ था पहले ऐसे बढ़ के ऐसे जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर से जा रहा है, ईस्ट से जा रहा है। तो किधर से जा रहा है, तो ईस्ट से जा रहा है। पहले यहाँ पे था, ये ऐसे बढ़ रहा है, तो किधर से, ईस्ट से जा रहा है, या ईस्ट लिखो। अब बीच में ऑफ लगा देना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस समझ में आया। इसी में क्या खास बात है, इधर से एंगल ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इधर से भी एंगल ले सकते हैं, 60 डिग्री होगा। तो अब बताओ, यदि हम ऐसा लिखना चाहें कि कितना एंगल है, 60 डिग्री, कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। किधर जा रहा है बताओ, पुनः किधर जा रहा है, हाँ तो इधर ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ऑफ लगा के बोले किधर से जा रहा है, नॉर्थ से। दोनों का मतलब सेम ही होगा, दोनों का मतलब सेम है। दोनों से तुम कोई भी लिख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा तरीका डायरेक्शन बताने का। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका क्या हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ये क्या है कि ये तुम्हारा एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। यदि कोई चीज ऐसे घूम रहा है, कोई चीज ऐसे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और कोई चीज ऐसे घूम रहा है इधर से, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी देखो, घड़ी का सुइया कैसे चलता है, ऐसे टक 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 टक, जो है क्लॉकवाइज। और एंटी मतलब तो उल्टा, घड़ी का उल्टा, ऐसा चलेगा घड़ी का उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉक और ये हो गया क्लॉक। बात समझा आया मुन्ना, तो ये सब क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, ये क्लियर है। यदि हम इसी में एक वेक्टर बना दें ऐसे, ठीक है, और ये कितना डिग्री है तुम्हारे यहाँ से, मान लेते 60 डिग्री है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे। देखो, लिखेंगे 60 डिग्री विथ किस एक्सिस से है, एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या खास बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 30 डिग्री यहां से। तो यहां से क्या लिखेंगे दूसरा तरीका से, 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे तो एक बार बताते हैं, यहां हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, हमेशा तो एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो यहां से एक्स एक्सिस यहां से ऐसे हो गया, हमेशा किससे मेजर करना है, एक्स एक्सिस से। हमेशा धरती से मेजर करेंगे कितना एंगल है। तो एक्स एक्सिस तुम्हारा धरती है, सरफेस है, इससे मेजर करेंगे। तो यहाँ यहाँ कितना एंगल होगा, तो ये 30 हो गया और ये कितना है 90। तो 30 प्लस 90 कितना हो गया, 90 प्लस 30 कितना होगा, 120। यहाँ 30 डिग्री ना लिखेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों तरह समझ में आ गया डायरेक्शन लिखने का। अब यहां पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको यदि तुम हटा भी देते हो यहां से, तो भी अंडरस्टूड है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंडरस्टूड है। तुम यदि सिर्फ बोल दोगे 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इसका यही मतलब होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंडरस्टूड नहीं है, इसको तुम्हें बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया। जब मोशन ऐसे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सिर्फ एंगल लिख दो और विथ एक्स एक्सिस लिख दो, आंसर आ गया। एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वहां क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात मुन्ना, ठीक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए मैन वॉक 10 मीटर इन इस डायरेक्शन, then 15 meter in 30 degree of north of east, and 45
मीटर ऑफ 45 मीटर 45 डिग्री है, सॉरी डिग्री हो यहाँ गलती लिखा हुआ है। 45 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ, ऑफ हटा सकते हैं, 45 साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट बोलता है फाइंड द path of the man with the help of vector diagram, vector diagram। बात समझ में आया? बना दो, 1 मिनट है तुम लोग पास, बनाओ। एक मिनट पानी ठीक है? तुम्हारा पानी में हमको अजीब टेस्ट लग रहा है, जैसे पानी ठीक है। ले ना कॉपी खोलिए ना किताब निकाले ना पढ़ने आती है, क्या करने आती है? चलो ठीक है दोस्त, कहाँ गया पेन रहा? देखो सॉल्यूशन देखो, छोटा कर देते इसको। दो क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले तुम डायरेक्शन अपने यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है? यहाँ सबसे पहले डायरेक्शन खींच लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक, बोल रहा है कि एक आदमी जो है 10 मीटर चल रहा है किधर? ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट किधर? देखो ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो इधर चल रहा है 10 मीटर, 10 मीटर चला। उसके बाद बोलता है कि देन 15 मीटर चला, कहाँ? नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ लगा दिया, ऑफ नहीं होगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ से चलता, देखो यहाँ से ऐसे करेगा, एक्सिस बना, जहाँ पे पहुंच गया वहां पे एक एक्सिस बना, ठीक है? अब यहाँ 30 डिग्री है, तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब बोलता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये दो ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है? देखो नॉर्थ की ओर जा रहा है ईस्ट, दो एंगल कहां से लगाएंगे? जो यहाँ पे हो लास्ट में उससे एंगल अटैच करेंगे। नॉर्थ मतलब किधर जा रहा है, ईस्ट मतलब किधर से जा रहा है? ईस्ट से जा रहा है, ईस्ट से लगा दिए, हाँ ठीक है। अब ये कितना मीटर है? तो 15 मीटर है, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है? आगे 45 डिग्री जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे अपना एक करके ग्राफ बना लो, एक्सिस, ठीक है? मन में बना सकते हो, मन में बना लो, तो यहाँ बना सकते हो, ठीक। अब बोलता 45 डिग्री कहाँ से? साउथ, तो ये जो नॉर्थ है ये साउथ है और ये ईस्ट है, साउथ ऑफ ईस्ट, और ईस्ट से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, और ये ऐसे जा रहा है। कितना दूर जा रहा है? दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये जा रहे हैं। तो ये है तुम्हारा वेक्टर डायग्राम, कुछ समझ में आया है? ठीक है, बोला पहले 10 मीटर गया ईस्ट की ओर, फिर उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया 15 मीटर, उसके बाद 45 मीटर चल गया इधर, क्या बोलता है? साउथ ऑफ ईस्ट, दोनों साउथ और ईस्ट के बीच में। पसंद आया मुन्ना? इधर 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 लिखा हुआ है ना, साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ घूमने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस। और इधर जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, पूरा वेक्टर खत्म करना है। और यहाँ चढ़ो, अब बताओ क्या दिक्कत है? है ना, हाँ ई में मिला दिया, मिलाए नहीं है तो पहले बोल दो, क्या बोल रहा है? एक आदमी टहल रहा है 10 मीटर ईस्ट की ओर, तो 10 मीटर ईस्ट की ओर गया, उसके बोलता है तो 15 मीटर गया, कहा? नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया। तो अब देखो हम बताए थे ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या होता है? ईस्ट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, जो नॉर्थ है यहाँ पे, तो एंगल क्या होगा? ये एंगल, समझा? यहाँ पे तो ईस्ट लिखा है ना, ईस्ट से 15 डिग्री बनाए,
जो यहाँ पे ईस्ट लिखा है, ईस्ट से 45 डिग्री बना है, ठीक है। अब बोला साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच में ही होगा। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। साउथ ऑफ ईस्ट बोला ना, नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई एंगल होगा। बात समझ आ रहा है? आवाजा ईस्ट और साउथ। हाँ, यहाँ साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। राजा ये ऐसे का पड़ा। नहीं, ऐसे नहीं जाना है ना, क्योंकि क्या बोला देखो ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या तुम बोला ऐसे जाने के लिए, ईस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। इधर ईस्ट और साउथ हो जाएगा। हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ नहीं बोला, बोला नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ले जाना पड़ेगा। बात समझा? जैसे यहाँ बोला साउथ ऑफ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट के बीच में। समझ गए? समझ गया ना? क्लियर है डायरेक्शन? ठीक, चलो नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो तरीका निकालने का, ठीक है। एक है टेल टू टेल मिलाना होगा, एक सेकेंड, और एक है हेड टू हेड बनाने का। दो वेक्टर का पुछड़ी मिलाओ या माथा मिलाओ, और उस दोनों मिलाने के बाद जो उसमें एंगल बन रहा है, उस एंगल में तुमको देखना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट एंगल होगा, छोटा एंगल होगा, वही एंगल उसका वेक्टर का एंगल होगा। समझा रहे? देखो एक मिनट, जैसे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों का पुछड़ी मिला हुआ है, यहाँ पे दोनों वेक्टर का पुछड़ी मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल, मानते ये एंगल बना 120 डिग्री, तो इधर भी तो एंगल बन रहा है ऐसे, इधर कितना बन रहा है बताओ? 180, 240। तो अब भाई हमें दो एंगल है पुछड़ी पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 240, 120। जो स्मॉल एंगल होगा ये, हाँ स्मॉल एंगल होगा, वो एंगल ऑफ वेक्टर होगा, वेक्टर का एंगल होगा, वेक्टर का एंगल, और वो कितना हुआ? 120 डिग्री। बात क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा वेक्टर का एंगल। माथा भी मिला सकते हैं, माथा से माथा भी मिला सकते हैं, माथा से माथा भी मिला सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होगा 30 डिग्री, वही क्या होगा? एंगल ऑफ वेक्टर होगा। बात क्लियर है? तो छोटा एंगल होगा, वही एंगल ऑफ वेक्टर होगा। समझा मुन्ना? हाँ बोलो। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, मात्रा है, मात्रा। तुम आई नहीं ना शुरू का 15 मिनट, इसलिए बाउंस मार रहा है। यहाँ देखो, यहाँ बताए थे, सबसे पहले बताए थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वो बताए थे कि ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको किस तरह से मेजर कर, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इस सब को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। भूख कितना लगा, भूख मेजर कर सकते हैं, कितना गुस्सा आ रहा मेजर कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी हम तुमको बताएं, जो बताए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टेम्परेचर, इसमें कैटेगरी है। कुछ ऐसा क्वांटिटी जिसके ऊपर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सपोज करो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हम इधर से धक्का मार रहे थे, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यदि हम इसी को हम लोग इधर धक्का मार, इधर जाएगा, देखो, हाँ, तो ये ऐसा है, इधर धक्का मारेंगे इधर जाएगा, जब इधर धक्का मारेंगे तो इधर जाएगा। तो डायरेक्शन से देख रहे हैं, मोशन डिसाइड हो रहा है, तो ऐसा क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाए, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। हाँ, जैसे टेम्परेचर का बात कर लो, तुम यहाँ पे खड़ा हो, तुम लग रहा है 25 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी लग रहा है, वहां कोनवा जलेगा ठंडी मार देगा तुमको, मारेगा नहीं ना, वहां भी गर्मी लगेगा। तो गर्मी तुम बिहटा के या पटना के किसी भी कोना में घुस जाओ,
अभी गर्मी फील होगा, कहीं तुमको बर्फबारी नहीं दिखेगा। तो टेम्परेचर लोकेशन पे ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है बात। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन होता है, यदि इधर से मारेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, उधर से मारेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। तेज का तो बात ही तेज तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वही वेक्टर वही होता है जिसके पास डायरेक्शन इज इंडीड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करें, तो तीर लगा दिए, बोले तीर का मुंह हो गया डायरेक्शन, तीर का पुछड़ी हो गया, और तीर का लंबाई उसका मैग्नीट्यूड हो गया। हाँ बस उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए हैं। ग्राफ में कोई चीज दिखाने के लिए तुम करोगे ना, ग्राफ में तो लाइनें खींचोगे ना, तो ग्राफ में दिखाने के लिए लाइन दे दिया, लाइन दे दी, लाइन से तो क्लियर नहीं होगा, तो डायरेक्शन में दे दिए, तो लाइन के पास जब डायरेक्शन हो गया उसको क्या बोल दिए, वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है, बस रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। हम लोग एंगल वेक्टर में क्या लिखे, व्हेन वी कनेक्ट टू वेक्टर्स टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड, हेड टू हेड, देन एंगल देन ऐसे देन the smallest angle will be the angle of vector। यही बात समझा है बिना, जब टेल टू टेल या हेड टू हेड को मिलाते हैं उस वक्त जो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। तो पानी देना, तो 10 को बोतल रखना पड़ेगा, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। ठीक है, जैसे एक तुम लोग सवाल बनाओ कि ऐसा एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है, दो वेक्टर ऐसा है, हट, और यहां एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ऐसा मान थीटा है या 120 डिग्री मान लो, तो वो बताना फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फाइंड, ये वेक्टर का नाम देते हैं ए, इसका वेक्टर का नाम देते हैं बी वेक्टर। तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताओ 10 सेकेंड है, 1 2 3 4। एंगल कितना हुआ दोनों वेक्टर के बीच में? 60। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। देखो यहाँ पे टेल या हेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा पहले। तो ये वेक्टर को उठाकर ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, वेक्टर क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही वेक्टर को बढ़ा के यहाँ ले आए, ये वेक्टर है। अब ये तो 20 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो गया? 60 हो गया। आंसर कितना आएगा? 60। मुन्ना मैं करके ताली बजाओ, सबसे पहले आंसर वही दिया है। समझ में आया? ठीक, ठीक है, हम सिंपल है, कुछ काम धाम नहीं है। दीवार समझ में आ रहा है? समझो समझो, कोशिश करो समझने का। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा बार ठोको दिमाग को, फिर समझो। नहीं आ रहा यहाँ आओ, समझाएंगे। क्योंकि वेक्टर के बिना EMT मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा थोल्स गोल हो जाएगा। थोल्स का 50% गोल, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, थोल्स का 50% गोल, बच गया 50%। ठीक है, अब 50% कब समझ में नहीं आया? जब वे जो पढ़ा रहे हैं, वे पढ़ा रहे हैं ना, उस समझ में नहीं आया तो 50% में गोल बच गया हमारा 10%, नहीं 40% गोल बच गया 10%। 10% में 10% बड़ा नंबर आएगा। समझ में आ गया? 2 ही टॉपिक पे तो पूरा खेला खत्म है। इसको इसको यहाँ मिलाएंगे नहीं,
एक बात हम बताए थे, देखो बता देते हैं। वेक्टर को यदि हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर को यदि पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं, तब वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। वेक्टर को यदि पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है। सब ये वेक्टर है, तो तुम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकती हो, इसको ऐसे सीधे ले जा सकती हो, इसको ऐसे भी ले जा सकती हो, इसको ऐसे भी ले जा सकती हो, लेकिन पैरेलली सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकती हो, जैसे हम कर रहे हो वैसे ही कर सकती हो। तुम वेक्टर को ऐसे नहीं मुड़ सकते, ऐसे है ना, नहीं घूम रहा, ये घूमेगा, समझ आ रहा है बात। क्यों, ये दूसरा पॉइंट, वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते, हाँ। दो समझो, सिंपली बात है, यदि एक वेक्टर ऐसा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है, मानते ईस्ट, इसका डायरेक्शन किधर है, ड्यू टू किधर है, ईस्ट। और यदि इस वेक्टर को तुम घुमा के इधर ले आई तो डायरेक्शन किधर चल गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं चल गया, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले इसका डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन इसका इधर हो गया, डायरेक्शन चेंज वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज वेक्टर चेंज, वेक्टर चेंज। बात क्लियर है, बात क्लियर है। लेकिन इसमें तुम देखो, यदि हम इसको उठा करके यहां पे ले आए तो अभी भी देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, क्लियर है बात। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं चेंज होता है, लेकिन वेक्टर को रोटेट करते हैं, बताए थे ना, बताए हुए थे, हम उसको स्किप मार रहे थे, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, हर बात अभी हम एक क्लास में नहीं बता सकते हैं, खैर छोड़ो। ड्यू टू नहीं लिखना, ईस्ट से साउथ की हो जाए तो रहता थे ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बताया था ना अभी। ड्यू टू क्यों लिख रहा है, ड्यू टू मतलब था की और, ड्यू टू बस एक ही कंडीशन लिखना है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अरे माई गया माई, लाने कट ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एडिशन ऑफ वेक्टर पे आते हैं। हल्ला नहीं करेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, हल्ला करते रहती है, हल्ला मत करो, ठीक है। स्टेटमेंट पे लिख देते फिर समझ आता है। इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle हाँ क्या लाइन काट लिया, खोलो।
है डेट ऑफ बर्थ चले ना सर। गाजर है ना सर, हो गया क्या? कैसे क्लास हो जाओ अंदर? नहीं, वेक्टर खत्म हो तब क्लास खत्म होगा। हाँ तो लाइन आगे चलो। ठीक है, दो क्या लिखे हैं? हेलो गुड, लगा दो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर समझा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली क्या है कि वेक्टर को जोड़ना कैसे है। स्केलर को जोड़ना बहुत आसान है, 2 + 2 = 4 होगा। लेकिन वेक्टर में 2 + 2 = 4 नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा 2 और 2 का बीच के डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्केलर में 2 + 2 हमेशा 4 होगा, लेकिन वेक्टर 2 + 2 हमेशा 4 नहीं हो सकता है। वो 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 0 और 4 के बीच या 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा स्केलर में 2 + 2 हमेशा ही 4 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब वही बोल रहा है कि अब तो ये कैसे हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग, मेरे पास जो अलजेब्रा है उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में 2 काम करना है, एक जोड़ना है, एक गुणा करना है। तो पहले जोड़ने वाला काम देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। एडिशन वेक्टर में क्या है कि 2 वेक्टर, जो क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ट्रायंगल को, ट्रायंगल का साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 वेक्टर ऐसा, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, और वो क्या है, ट्रायंगल का साइड्स है, कनेक्टेड इन द सेम सेंस। सेम सेंस का क्या मतलब है, यहां लिखे हैं कि पहला का मुंडी दूसरे का पुछड़ी पे टच कर रहा हो। पहले का मुंडी, जैसे ये पहला है, इसका मुंडी और दूसरे का पुछड़ी यहां पे होगा, बस समझे? इसका मतलब सेम सेंस। क्या बोल रहे हैं, द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कनेक्टेड टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है, उसका जो हेड है इस सेकंड वेक्टर का टेल में कनेक्ट है। बस समझ आ रहा है? ऐसा करने के बाद बोलता है कि जो तुम्हारा तीसरा साइड होगा, तो तुम्हारा तीसरा साइड ये है, तीसरा साइड, तीसरा साइड जो होगा अपोजिट सेंस में कनेक्ट होगा। कहने क्या मतलब हुआ कि इसका हेड सेकेंड का हेड में हेड कनेक्ट होगा और फर्स्ट का टेल कनेक्ट होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, नेट, जोड़ कहलाएगा। तो क्या समझाया, फिर समझाता देखो। बोल रहा था यदि एक वेक्टर है, वेक्टर ए द साइड ऑफ वन ट्रायंगल, वेक्टर 2 इज द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पे टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर लाई करेगा, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पे टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर लाई करेगा। ऐसा यदि होता है, यदि मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि ऐसा सिनेरियो हम बना पाते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा किसके बराबर है, आर के बराबर है। और आर किस प्रकार दिखेगा, आर का फोटो कैसे प्रकार होगा, बोलेगा सब तीसरा साइड है ना, ये तीसरा साइड, ये आर है। और ये इस प्रकार है कि उसका पहला वेक्टर का पुछड़ी में मैच कर रहा है और दूसरा वेक्टर का मुंडी को टच कर रहा है। बात समझ में आया? फिर से समझो, देखो बोलता है कि एक वेक्टर है, मानो ये दूसरा वेक्टर होगा, लेकिन दूसरा वेक्टर कहां पे होगा, उसके मुंडी पे होगा। पहला वाला का मुंडी पे, दूसरा वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर उसके मुंडी पे। जब ऐसा यदि हो गया, ये ट्रायंगल का 2 साइड दिख रहा है, जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का, ये तीसरा साइड है ट्रायंगल का, ये क्या कहलाएगा, दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। बोलता है डायरेक्शन क्या होगा, जो दूसरा वेक्टर का मुंडी है उसी के पास का डायरेक्शन होगा। पुछड़ी क्या होगा, जो पहला वेक्टर है उसका पास पुछड़ी के पास उसका पुछड़ी होगा। और ये क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा, किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ये। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, आर वेक्टर रिजल्टेंट, आर का मतलब हुआ, रिजल्टेंट मतलब होता आउटपुट, नेट। ठीक है, सी भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, सी भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये सी वेक्टर है। बहुत समझ में आया ना? देखो
तुमको पता है ना कि तुम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हमेशा सम और टू साइड इज ग्रेटर देन वन साइड होता है। ट्रायंगल का तुम लोग बैच में पढ़े हो गए, ट्रायंगल है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए प्लस बी जो हमेशा ग्रेटर देन सी होता है। ये ए प्लस बी नहीं है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है इक्वल टू वेक्टर सी है। ये और ये चीज दोनों सेम नहीं है, समझ रहे हो? हाँ बात समझ रहा है? ये वेक्टर है और ये वेक्टर नहीं है, बात समझ आ गया? हटाओ चलो, ट्रायंगल लॉ सब क्लियर है? ट्रायंगल लॉ क्लियर है? ट्रायंगल लॉ के हेल्प से ही सारा एडिशन होता है, ठीक है? ट्रायंगल लॉ से हेल्प से ही सारा एडिशन होगा, ठीक? तो सपोज करो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल ले देते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स मान लो यहाँ 5 न्यूटन, 5 लग रहा है 5 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है 3 न्यूटन। इसका नेट कितना क्या होगा? नेट, इसका नेट इफेक्ट किधर होगा? वो इधर होगा, समझा? कैसे देखो, दो समझा। यहाँ एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, अब जो एक यहाँ पे वेक्टर है, और हम क्या बोले थे कि दूसरा वेक्टर होना चाहिए इसके मुंडी पे होना चाहिए, इसके मुंडी पे नहीं है, तो इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, इसको उठा करके यहां ले आए इसके मुंडी पे, ये है 3 न्यूटन का। अब बोले कि इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरा साइड होगा, इस प्रकार होगा कि इसका मुंडी यहां टच करेगा, पुछरी यहां टच करेगा। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही है, समझ आया? यही चीज लिखे ना। अरे यार मुड़, ये वेक्टर है, समझ में आया? ये पैरेलल वेक्टर हो गया, इसका आंसर हो गया ये, कोई दिक्कत? अब इसका लंबाई कितना होगा ये निकालने का तरीका है, वो भी सिखाएंगे, बस डायरेक्शन समझ में आ गया? डायरेक्शन क्लियर है? अब लंबाई कितना होगा, ये इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा होगा कि कितना बड़ा होगा, ये भी निकालना सिखाएंगे। बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ 3 न्यूटन आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो गया, क्लियर है? सब लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, जो क्या बताएं। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये तुम्हारा F1 है और ये F2 है, दोनों का सम निकालना है, दोनों का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका माथा पर डालेंगे पहला वेक्टर, तो पहला वेक्टर उठाओ, इसको पहला वेक्टर उठाओ यहां से, पूरा भाग गया, सिर्फ पहला वेक्टर भगाना है। तो पहला दूसरा वेक्टर है, इसका मुंडी पे ध्यान लगा कर रख देंगे, ले आए मुंडी पे। अब क्या बोलता है, तीसरा साइड होगा इसका, तीसरा साइड, ये साइड, ये क्या होगा इसका? रिजल्टेंट कहलाएगा, क्लियर है? चलो ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हम एक दो तीन को बता देते हैं, बस टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता दे रहे हैं, ठीक है? एक हम बता रहे हैं क्या, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। वैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर यूट्यूब पे हम किए हुए हैं पूरा, तुम लोग देख लेना, ठीक है? देखो यार नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? यदि सपोज एक वेक्टर ऐसा है, यदि इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो बस इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है? एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन चेंज कर बोल, इसको नाम दे दिए बी, तो डायरेक्शन चेंज तो नाम चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है ना वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। बात क्लियर है? हाँ बी ऑफ नेगेटिव है ए वेक्टर का, दोनों को ले सकता है, ठीक? क्लियर है? पुनः ठीक, हाँ अपोजिट हो गया है दोनों, हाँ यही चीज अपोजिट हुआ है, ठीक है?
और यूनिट वेक्टर्स को तो पढ़ाएंगे, और बता इक्वल वेक्टर सब छोड़ो, उतना क्या जाने का। हाँ ठीक, एक सवाल देते हैं, थोड़ा करो तो। इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A and वेक्टर B, वेक्टर A and वेक्टर B is perpendicular to vector A and magnitude of the resultant is, इस सवाल में करवा चुके हैं, हाफ ऑफ वेक्टर बी। फाइंड करना है पहला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दूसरा फाइंड करना है इसमें रेशियो निकालना, रेशियो निकालना, रेशियो निकालना है B बाय A का कितना होगा। बनाओ नहीं तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लंच के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है, ठीक है। लंच के बाद सॉरी लंच थोड़ी होगा, ब्रेकफास्ट होगा ना, तो ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है। वी विल कंटिन्यू आफ्टर 15 या 20 मिनट्स, ठीक है। वेक्टर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पूरा वेक्टर खत्म करेंगे आज, पूरा वेक्टर खत्म करेंगे आज, अभी समय जितना हो जाए, ठीक है। इस बार बनाओ और नहीं तो खा के आओ तो बनाओ, ठीक है। ब्रेक लेते हैं 20 मिनट का। नहीं आया था, कहीं नहीं आया था। किसका आंसर आ गया था? किसका आंसर आ गया था? धनराज। सेम सवाल करवा चुके हैं यार, सेम सवाल करवा चुके हैं, ऑलरेडी हम करवा चुके हैं सवाल। देखो पहले सॉल्व, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। सवाल छोटा कर देते इसको। अरे भागता आ रहा है यार। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। ठीक, बोल रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का रिजल्टेंट मतलब कोई वेक्टर ए है अब प्लस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर है। तो बोलता है कि रिजल्टेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर है किसके? ए का। मतलब ये जो है ये आर वेक्टर किसका परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए का। मतलब तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेक्टर ए है यहाँ पे और उसके परपेंडिकुलर है कौन? आर वेक्टर। आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। अब बताओ, एक बार बताओ, हम बताए हुए थे ना, यदि ए वेक्टर ऐसा है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये मानो कि आर वेक्टर है ये, तो ऑब्वियसली बी वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। तभी ना आर प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? आर, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर वेक्टर होगा। इस ए हम बताए हुए थे ना, ए के हेड पे दूसरा वेक्टर होगा, पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर है, इसके हेड पे ये वेक्टर है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये बी वेक्टर होगा। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? चलो इतना तो क्लियर है यार, इसको करते हैं। फोटो क्लियर हो गया। अब जब फोटो क्लियर हो गया है, अब आगे क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब आर का मैग्नीट्यूड ये वाला, ये बोल रहा है कितना बराबर है? हाफ ऑफ वेक्टर बी, मतलब हाफ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का। दिस इज द, ये दिया हुआ है। ठीक, चलो वो निकालना क्या? एंगल ए एंड बी।
अच्छा ए एंड बी के बीच में एंगल, तो बताओ ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा? ये एंगल होगा ए और बी के बीच में एंगल, मुन्ना ये एंगल होगा? नहीं, हम बताए थे एंगल निकालने के लिए दोनों का पुछड़ी मिलाना पड़ता है। हाँ, तो पुछड़ी मिलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आगे करना पड़ेगा। ए वेक्टर को आगे कर दिए, ये ए वेक्टर था उसको क्या करें? खसका के आगे कर दिए, ये बड़ा। अब ये एंगल होगा, ये एंगल, ये थीटा, ये एंगल तुम्हारा होगा क्या? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज द एंगल। चल गया, ये एंगल होगा क्या? दोनों एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, क्या यही हमको निकालना है। अब देखो यहां, ठीक है, तो ये ठीक, ये तुम्हारा थीटा है और ये तुम्हारा क्या? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर यहां तक? ठीक, हमको निकालना है ये एंगल। तो हम ये एंगल तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम बस जानते हैं किस एंगल के बारे में। तो ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो यदि मान लो कि ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं थीटा, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा डैश बोल देते हैं इसको, ये एंगल फाइंड करते हैं, मान लीजिए थीटा डैश बोल दिए। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास नोन क्या क्या है? तो आर पता है और ए पता है, ये पता है। देखो आर के बारे में यहाँ नोन है, तो यूज करते हैं साइन थीटा। क्या यूज करते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। पी कितना देखो, इसके सामने वाला होता है पी, पी है आर वेक्टर का मॉडुलस, और ये हो गया एच, बी है। तो यहां आर का वैल्यू दिया है 1/b, आर क्या दिया हुआ है? सॉरी b/2 दिया हुआ है, और b यहां पे दिया हुआ है b, b कट गया तो क्या हो गया? 1/2। साइन थीटा क्या आ गया? 1/2। तो साइन थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना होगा बोलना? हाँ, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा एस डैश, थीटा यहाँ पे थीटा डैश है ना, सॉरी थीटा डैश लिख दो, थीटा डैश है, थीटा डैश है। तो थीटा डैश निकल गया 30 डिग्री। तो ये थीटा कितना होगा बताओ? थीटा डैश निकल गया है 30 डिग्री, तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डैश होगा। 180 डिग्री में से घटाएंगे ना मुन्ना, सही है ना? तो 180 डिग्री माइनस 30, तो क्या होगा? 150 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? पहला वाला का ऑप्शन। अब हमको तो दूसरा क्या निकालना है? यहाँ थोड़ा सा यहीं पे बनाते हैं, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। कुछ नहीं करो, ये वेक्टर दिखने में लग रहा था, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। वेक्टर दिखने में लग रहा था लेकिन ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अब तो हमको क्या निकालना है? b बाय ए। b बाय ए किसका रेशियो है बता दो? b बाय ए किसका रेशियो आएगा? हैं? कॉस का, कॉस थीटा आएगा ना। तो कॉस थीटा तो क्या होता है? b बाय एच, और b तो यहाँ b क्या दिया हुआ? b बाय एच मतलब बेस बाय हाइट, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है इसका? देखो a, बेस है a, हाइपोटेनियस क्या है? b। यही तो निकालना, b बाय ए निकालना है क्या? b, अच्छा पहले cos थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा, थीटा डैश है सॉरी। अब थीटा डैश निकाल चुके कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो तो a बाय बी इक्वल्स टू हमारा है cos थीटा डैश, cos 30 डिग्री, और cos थीटा वैल्यू √3/2, √3/2। हमको निकालना क्या था? b बाय ए, उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों क्लियर है? ये हो गया 1 नंबर और ये वाला 2 नंबर। किसी को कोई दिक्कत? मुन्ना दिक्कत नहीं? तुम लोग को दिक्कत? कुछ नहीं किया भाई, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इस्तेमाल किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इस्तेमाल किए हैं, ठीक ठीक है। चलो
तो हम लोग एक क्विक रिवीजन टाइप का भी देख लो, थोड़ा सा हम कल क्या बताए थे कि बोले थे, प्रियंका इधर देखो ना, बोले थे एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसके माथा पे दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इसके माथा पे दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से होगा, इसका पुछड़ी पकड़ेंगे, इसका मुंडी पकड़ेंगे और दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये बताए थे। अब हमको इसका बताना है कि इसका मान कितना हो, वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो, ये पता करना है, मैग्नीट्यूड ये पता करना है। हाँ, कि कितना जैसे हम वेक्टर फॉर्म पता है कि आर वेक्टर तुम्हारा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें ऐसा, ये कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये ए वेक्टर और दिस इज द बी वेक्टर और ये हमारा क्या है आर वेक्टर, क्लियर है। इस वेक्टर को तो अलग कर देता थोड़ा सा, ये हमारा ए वेक्टर है, क्यों आगे ठीक एंगल पता करा था, एंगल ये हो गया तुम्हारा थीटा डिग्री, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, ठीक है, ये हमारा है बी, तो मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां यूज करते हैं हम लोग, देखो ये वैल्यू, ये इतना दूर, इसको x बोल देते हैं, इसको ये हमारा को y बोलते हैं, मतलब x और y निकाल लेते हैं कितना है, तो cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस कितना है, बेस है x, हाइपोटेनियस कितना है b है, cos थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया b cos थीटा, क्लियर, x इक्वल टू b cos थीटा, यहाँ x है, इसकी जगह क्या लिख देंगे b cos थीटा लिख देते हैं, x की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे बीटा के इसको b cos थीटा, कोई दिक्कत, यहाँ लिख दिए b cos थीटा, x की जगह क्या लिख दिए b cos थीटा। अब y की जगह पता क्या लिखेंगे, तो y का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो sin थीटा यूज करते हैं, sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, p बाय h, p कितना है y है और h कितना है b है, h कितना है b है, और यहाँ हो गया sin थीटा, तो y का क्या हो गया b sin थीटा, y का क्या हो गया b sin थीटा, यहाँ y क्या है b sin थीटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल कुछ नाम दे देते हैं ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इधर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पता है पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम, पता है पाइथागोरस थ्योरम, मुन्ना पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाँ क्या क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है भाई साहब इसे, हाँ हाँ, यदि मानो कि h है, ये b है और ये p है और ये 90 डिग्री है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाँ, तो अब जो यहाँ h कौन सा है, h है r का स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर, तो b कौन है, ये हुआ तुम्हारा बेस, इतना तो बेस है, बेस कितना a प्लस बी कॉस थीटा है, क्या है a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या है b sin थीटा का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब जो सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व हो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये गलती कर दी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से ये वाला और ये, इन दोनों का से एल्स कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ जो क्या लिखे a स्क्वायर
बी स्क्वायर कॉमन लो इससे इससे, तो क्या हो गया? ठीक है, ए सो गया ओए, सब सो रहा है क्या? इतना बोरिंग पढ़ा रहे क्या? हेलो आशीष सर है। चलो ठीक है, जाओ तुम लाइब्रेरी जाओ, सबको नींद आ रहा है। पेन कहाँ रख दिया? पेन दो, पेन दो। ठीक है, तो अल्फा क्या है ना, अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा पता है ये है एंगल बिटवीन आर वेक्टर और ए वेक्टर, ए और आर के बीच में एंगल है। हमको ना हम शॉर्टकट निकल जाते हैं, लेकिन सोचे जो नया बच्चा है वो फिर से पढ़ ले, अदरवाइज वो ड्राइव करने की क्या जरूरत था, कर चुके हैं ड्राइव, फिर भी कर रहे हैं। तो अल्फा और ए के बीच का एंगल है, तो अब देखो यहाँ से लगाए टेन अल्फा क्या होता है? पी बाय बी, पी बाय बी। तो पी क्या है यहाँ पे देखो, इसके सामने वाला होता है ये पी और ये हो गया बी, ये वाला बी हो गया, तो पी बाय बी होता है। पी बाय बी क्या हो गया देखो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। समरी कर दे, यहाँ पे समरी कर देते, समरी समरी किसका? एडिशन ऑफ वेक्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम क्या बोल रहे थे, ये हमारा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा तुम्हारा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? आर वेक्टर जो होगा क्या होगा? बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा। तो आर वेक्टर का हम ये हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया ये। अब मॉडुलस फॉर्म में क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, और टेन अल्फा वैल्यू क्या निकाल दिए थे? टेन अल्फा निकाले थे बी साइन थीटा डिवाइडेड बटा ए प्लस बी cos थीटा। ये तीन फॉर्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कोई दिक्कत? ये ऑल ओवर समरी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, जिसमें आर वेक्टर बता रही है, आर का मैग्नीट्यूड बता दिए, और ये टेन अल्फा क्या है? अल्फा बिटवीन एंगल है। थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक है, चलो नहीं लिखना नहीं है, बाद में लिखना, बहुत समय बहुत बताना है, बहुत बताना है, समय बहुत कम है। ठीक है, एक सवाल देखो इस पे, ठीक है, लिखते रहना बाद में। एक वेक्टर है तुम्हारे यहां से ऐसे करके 3 एफ फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन का, ठीक, और दूसरा वेक्टर है यहां से ये फोर्स दिया है 4 न्यूटन का। ये ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। पहला फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दूसरा फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एफ, इसको F1 बोल देते हैं और यहाँ इसको F2 बोल देते हैं, F1 वेक्टर। ये दो फाइंड करना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आर का मैग्नीट्यूड बताए थे, आर इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आर इक्वल टू यहाँ होगी देखो ए स्क्वायर, ए कितना दिया? 3, ए पहला वेक्टर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना दिया हुआ है? एंगल 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 कितना दिया हुआ है? अच्छा, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ cos थीटा कितना होगा? 60 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेना। एंगल बिटवीन आर एंड एफ, इसे हम लोग ये एंगल निकालना, ये एंगल, तो एंगल क्या बोलते थे, अल्फा बोलते थे। फॉर्मूला क्या था, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी कॉस थीटा डिवाइड बटा सॉरी बी साइन थीटा डिवाइड बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये था ना, दिस इज द फॉर्मूला। बस, तो अब यहाँ तो बी हो गया, बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी कौन है, ये बी हमारा 4 है हमारा, और साइन थीटा कितना है, साइन और थीटा तुम्हारा ये है 60 डिग्री, प्लस ये कितना है 3 प्लस 4 cos 60। सॉल्व कर दो, यहाँ से 10 का अल्फा का वैल्यू निकाल दो, ठीक, कोई दिक्कत। एक और सवाल देखो, टू वेक्टर दिया हुआ है, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन ईच। दो वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन ईच है। एंड इसका गिव्स रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है, गिव्स रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ये दिया हुआ है 10√3, ठीक है। बोलता फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, ठीक। सॉल्यूशन देखो, दो सॉल्यूशन, बोलता दो वेक्टर दिया, दोनों का वैल्यू दिया f, मान लो कि पहला वेक्टर f1 है, या ए बोल रहे थे वैसे, तो एक वेक्टर ए दिया जिसका 10 मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर है वो भी तुम्हारा क्या 10 मैग्नीट्यूड का है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब बोलता है कि रिजल्टेंट इसका जो है, रिजल्टेंट आर वेक्टर का रिजल्टेंट, ये भी दिया है 10√3, बताना एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये बताना है। फॉर्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस 2a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ इक्वल टू ये दिया 10 का स्क्वायर, बी भी दिया 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू cos थीटा। यहाँ तो कितना हो गया 10 100 हो गया इंटू 6 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 300 होगा यहाँ पे, 300 हो गया यहाँ पे, 100 प्लस 100 तो 200 हुआ, प्लस यहाँ कितना है 200 cos थीटा, 300 यहाँ पे है, 200 कॉमन लो यहाँ से, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये इधर इसको डिवाइड में भेज दो, तो 1 प्लस cos थीटा 300 बटा 200 कट जाएगा 3/2, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां से बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा 3/2, और ये तो 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, -1, तो यहाँ 2 जाएगा, 3 में से 2 गया, कितना होगा 1/2 हो गया, तो cos थीटा क्या आ गया 1/2, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 60 डिग्री, क्लियर है, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ना, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब चलते स्पेशल केस देखते हैं, कुछ स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केसेस। देखो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है, जब दो वेक्टर क्या होता है पैरेलल होता है, तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। पहला आप केस देखते हैं, जब थीटा एंगल दोनों का बीच का 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब क्या, दोनों वेक्टर क्या होगा पैरेलल होगा, इसका मतलब होगा दोनों वेक्टर क्या होगा पैरेलल होगा, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे का क्या है पैरेलल है। जैसे तो कैसा फोटो देख लो ऐसा, ठीक है, दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे का पैरेलल है, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो दोनों वेक्टर का एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाए हुए नहीं है तो देख लेना है वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है। अब थीटा 0 डिग्री है, फॉर्मूला देखो r स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या लिखेंगे 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab
यहाँ हो गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को यहाँ रूट अंडर, तो ये कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। आर का वैल्यू कितना होगा ए प्लस बी, मतलब सिंपली जो हम लोग जोड़ते थे वो सही एडिशन हो रहा है। यदि एक वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, यदि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो सिंपली आर एक वेक्टर आर जो होगा ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब क्या 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये कब होगा जब दोनों वेक्टर, मतलब यदि वेक्टर है, यदि ये भी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। बस समझ में आ गया। जब डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। यहाँ दो एडिशन में देखो तो सिंपली, अब ये 4 जो है 2 प्लस 2, इसका ये 4 मैक्सिमम वैल्यू है। क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए बोलेंगे आर मैक्स जो होगा वो क्या होगा ए प्लस बी होगा। और आर मैक्स ए प्लस बी कब होगा? जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना बनाता है? 0 डिग्री बनाता है। क्लियर है? पैरेलल वेक्टर का मतलब यही होता है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर का मतलब ही यही होता है। पैरेलल वेक्टर मतलब होता है तो बोथ वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। देखो ना यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, सब डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है ना। चलो ठीक, तो क्या पहला केस। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2। अभी पहला केस क्या बताया? दोनों वेक्टर डायरेक्शन क्या है? सेम। अब क्या बता रहे हैं? एक वेक्टर का दूसरा, यार क्या बवासीर है, एक वेक्टर डायरेक्शन दूसरा वेक्टर का अपोजिट है। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर क्या कर देंगे? ऐसा कर देंगे। बता दें नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। यहाँ पे एंगल कितना है? देखो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री। एंगल कितना है? 180 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? यूज करते हैं अपना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वैल्यू यहाँ दो। cos थीटा कितना? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस केस में r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस बी। ठीक है, ये दो नंबर है 5 प्लस 4, इसका सोल्व करेंगे तो 9, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यदि इसका माइनस करेंगे कितना हो गया? 5 में 4 गया 1, ये मिनिमम वैल्यू होता है उसका। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, दोनों का एडिशन और इसका दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 होगा, ये मिनिमम होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि आर मिनिमम, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री हो। जब एंगल 180 डिग्री हो मतलब एक का डायरेक्शन दूसरे का नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन हो तो बोलेंगे कि रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। बात क्लियर है? क्लियर है? चलो तीसरा चलते हम, केस 3। दो पहला केस क्या बताएंगे? दोनों का डायरेक्शन सेम। दूसरा केस क्या है? दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट, मतलब अपोजिट। अब बता रहे हैं दोनों एक दूसरे का क्या परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखते हैं इसमें मतलब क्या, दो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर बी। थीटा कितना होगा यहाँ पे बताओ? 90। फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। यहाँ तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कोई दिक्कत समझ में आया? तो 3 केस बताए यहाँ, क्विक रिवीजन। दोनों का डायरेक्शन सेम, सिंपली r इक्वल टू a प्लस बी, डायरेक्शन अपोजिट r इक्वल टू a माइनस बी। यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर r इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ स्क्वायर लगाओ, ऐसा रूट लगा दो। ये 3 बता दे, 3 केस क्लियर है। जब डायरेक्शन दोनों का सेम हो तब, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तब, जब डायरेक्शन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक। आर का ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब रिजल्टेंट जो होगा किन दोनों के बीच में लाई करेगा, रिजल्टेंट और वेक्टर किन दोनों के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा। मैक्सिमम a प्लस बी होगा और मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी होगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, तुम्हारा रिजल्टेंट होगा वो, यार रुक जा यार, ये किसका होगा, लेस देन होगा a प्लस बी का, a प्लस बी। इसके बराबर भी हो सकता है, देखे थे a बराबर कब होगा, जब दोनों डायरेक्शन सेम होगा। और ये बड़ा होगा a माइनस बी से, यार a माइनस बी से, लेकिन बराबर भी हो सकता है ना। कब बराबर होगा, जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है? ये क्लियर है, ये जो पथवा लिख दिए यहाँ पे, ये क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? सब पसीना उतर गया अभी, फास्ट हो कर दिया ना, फास्ट थोड़ा कर दिया क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, इसीलिए। ऑलरेडी ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमको अभी पूरा खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 15 क्लास लगा था पूरा वेक्टर खत्म करने में, लगा था ना 15 क्लास, और हम उसको 1 क्लास में खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। लेकिन समझ में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा पानी पिला दो हमको भी, तुम लोग भी थोड़ा पानी पी लो, फिर मारते एक ट्रिप, अगला ट्रिप मारते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग एक लॉ पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और भी लॉ होता है इसमें, पॉलीगॉन लॉ होता है एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ठीक। एक लॉ दो, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन में 3 लॉ पढ़ना है हम लोग को। एक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो हम लोग पढ़ लिए। ठीक, दूसरा पढ़ना है हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये भी पढ़ लिए। तीसरा पढ़ना है तुमको यहां से पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। सॉरी, ये वाला नहीं पढ़े अभी तक, बस अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर पढ़ लिए, ये वाला पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो, बशर्ते तीनों अलग अलग लॉ है, लेकिन तीनों का काम जोड़ना है वेक्टर को, तो जोड़ हमेशा सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इस लॉ से जो जोड़ आएगा, इस लॉ से जोड़ अलग आएगा, इस लॉ से जोड़ अलग आएगा। सारा लॉ से एडिशन का समेशन जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो सेम ही होगा। बस समझ लो कि ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, बस समझ लो, भाषा के रूप में एक बार समझ लो। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
एडिशन। कौन कर रहा है रे? कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है यार? ठीक है, तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ? ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? लोग ट्रायंगल लॉ रिकैप करवाते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके माथा पे दूसरा ट्रायंगल होगा, तो इसका पुछड़ी पकड़ेंगे, इसका मुंडी पकड़ेंगे, मिला देंगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ था। ये क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि पुछड़ी मुंडी मत मिलाओ, तो पुछड़ी पुछड़ी मिलाओ। ये ऐसा वेक्टर ए है, इसका पुछड़ी पे दूसरा वेक्टर खड़ा करो, वेक्टर बी। ये एंगल थीटा दोनों बीच का। यदि ऐसा तुम कर पा रहे हो तो अपने मन में इमेजिन करो कि ये पैरेललोग्राम है। मन में इमेजिन क्या करो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बना दिया। मन में इमेजिन करो ये कौन सा ग्राम है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समझ में आता क्या होता है ना? ये पैरेललोग्राम होता है, दोनों अपसाइड अपोजिट और एक दूसरे का पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अपने मन में इमेजिन करो। उसके बाद जो तुम्हारा डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल? वो ये वाला डायगोनल, दिस डायगोनल। उसके बाद जो तुम्हारा डायगोनल होगा, ये डायगोनल, यही तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या बोला? दोनों दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का टेल से यहाँ जुड़ा हुआ है। मन में इमेजिन करो एक पैरेललोग्राम। इस जब इमेजिन कर लियो तो उसका डायगोनल, ये इस यूनिट से जो डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल विल गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव्स यू क्या क्या दोगे? क्या देगा? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। कोई दिक्कत? दो दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये बात क्लियर रखो कि रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों के बीच में हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता दो वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट ऐसा बन जाए। रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा। बीच में मतलब कि इन दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा, कहीं पूरा एग्जैक्ट बीच, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नीट्यूड। दो बताते थे कैसे। ठीक है, देखो सपोज करो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए से बराबर है ऐसे दोनों वेक्टर का, मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दैट मीन दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है। इस केस में रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? एकदम बीच में आएगा और दोनों का एंगल सेम रहेगा। दोनों का एंगल क्या होगा? सेम होगा। ठीक, पहला बात। दूसरा बात सब करते हैं क्या कि वेक्टर ए को बड़ा कर देते हैं। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, वेक्टर बी जो थोड़ा छोटा है। तो अब तुम्हारा जो ए जो वेक्टर है, ए जो रिजल्टेंट है, वो किधर शिफ्ट करेगा? इधर शिफ्ट करेगा, ए के तरफ। किधर शिफ्ट करेगा? ए के तरफ। यहाँ पे दो एंगल है, मान लो थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पे एंगल थीटा 1 जो होगा बड़ा हुआ थीटा 2 से। इसका मतलब ये इधर शिफ्ट है। तीसरा कंडीशन सोचते हैं कि बी वेक्टर बहुत बड़ा है और ए छोटा है। बी वेक्टर बहुत बड़ा है, ए छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, बी के पास जाएगा। ठीक, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इस केस में यहाँ पे थीटा 2 जो होगा ग्रेटर देन थीटा 1 होगा। बात क्लियर है? यहाँ पे क्या है तुम्हारा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ। ये तीनों बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, यदि हम लोग एक ऐसा तुम लोग पूछते हैं, सपोज कोई दोनों 90 डिग्री पे है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी दोनों 90 डिग्री पे है और यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट भी सेम है, तो बताओ को रिजल्टेंट जो यहाँ बनाएंगे, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, जो यहाँ रिजल्टेंट बनेगा वो इससे कितना एंगल बनाएगा? है 45 और मुन्ना में अगर सूचिए गया, हाँ 45 कितना बनेगा? 45, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इस बीच 45 एंगल होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
चलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक। और कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करो। पहले पॉइंट नोट करने से पहले एक वो पॉलीगॉन लॉ बता देते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम हम सीख गए ना, अब पॉलीगॉन लॉ देख लेते हैं। पॉली लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ये देखते हैं। ये क्या बोलता है, सिंपली सपोज ये वेक्टर ए है, इसके माथा पे वेक्टर बी है, इसके माथा वेक्टर यहाँ पे सी है, इसके माथा वेक्टर मान लो कि यहाँ पे डी है। तो इन सब का वेक्टर का सम क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना होगा। तो ये बोल रहा है कि इसका जो सबसे पहला वेक्टर का पुछड़ी पकड़ो, सबसे लास्ट वेक्टर का मुंडी पकड़ो, इसे मिला दो, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। समझा, रिजल्टेंट। बात समझ में आया। पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि बहुत सारा लॉ है, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर है, तो पहला वेक्टर का पुछड़ी, अंतिम वेक्टर का मुंडी और मिला दो, वो तुम्हारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दी ऑल द वेक्टर्स हो जाएगा। समझ में आया बात। देखो यहां पे ये जो एक्चुअली है ना ट्रायंगल लॉ का ही है, अंदर तुम इसका थोड़ा ध्यान रखोगे ना कि ये ट्रायंगल लॉ ही है। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ है। देखो कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, तो ए प्लस बी क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ये वाला ग्रीन कलर का, ये ए प्लस बी वेक्टर होगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर होगा, है। अब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही ना बोले रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। क्या क्लियर है यहां तक, ठीक। ये तीनों लॉ हो गया। कुछ बात नोट्स कर लेते हैं, नोट करो उसमें। देखो यहां पे कि हमारा फॉर्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब आर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। यहां पे हम देखे भी थे कि यदि तुम्हारा देखो दोनों पैरेलल था, एंगल 0 डिग्री था, ये क्या था, मैक्सिमम था। यदि दोनों का बीच का एंगल यहां पे 180 डिग्री है, 0 डिग्री, इस समय तुम्हारा जो एंगल यहाँ 180 डिग्री था, यहां से रिजल्टेंट जो आया था क्या आया था, मिनिमम आया था। और इतना तो पता है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 और 180 के बीच में लाई करेगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बीच में लाई करेगा, 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आया। एंगल जो है हमारा वेक्टर्स बिटवीन एंगल्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसके बीच में लाई करेगा, या तो वो 0 होगा, या तो 180 होगा, या 180 से कम होगा, ऐसी का होगा रेंज। ये क्लियर है ना। तो हम बताए वैसे देखो, जैसे मानो कि सपोज करो तो तुम यदि मानो कि एक ऐसा एंगल लेते हो जो 180 से बड़ा है, मान लो 190 डिग्री ले लेती हो, तो हमको इस केस में ये वाला एंगल नहीं चूज करना पड़ेगा, ये वाला एंगल चूज करेंगे फिर 170 डिग्री। दिस इज द एंगल। हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। पसंद में आ गया, नहीं समझा, ठीक है समझो। हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स ऑफ टू में कि दो एंगल के बीच में एंगल लेना है थीटा, और थीटा शुड बी स्मॉल, सबसे स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। चलो हम एक ऐसा वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सब अब यहां पे, तो यहां पे भी एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल कितना आया बताओ,
एंगल 180 डिग्री। अब क्या करते हैं ना कि 180 थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे था, यहाँ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये थोड़ा आगे बढ़ा दिए, थोड़ा टिल्ट कर दिए, ये 180 थोड़ा ज़्यादा कर दिए, तो 181 डिग्री कर दिए। तो क्या आप इसका कहेंगे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 181 डिग्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो स्मॉल एंगल था उसको लेना पड़ता है। यहाँ तुरंत यहाँ पे जो यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का एंगल, यहाँ का जो ये एंगल होगा, ये कितना होगा 179, इसको पकड़ लेंगे। जैसे 80, हाँ अब ये दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो गया, 181 नहीं होगा। जैसे 180 के आगे बढ़ गए, ये वाला एंगल पकड़ लिए, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसलिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आप देखो यहाँ पे जब तुम्हारा यहाँ पे एंगल क्या था, मिनिमम था, जब तुम्हारा एंगल यहाँ पे मिनिमम, ये एंगल कितना है, ये मिनिमम एंगल हो गया, और दिस इज द मैक्सिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल और ये मैक्सिमम एंगल है। जब मिनिमम एंगल था यहाँ पर रिजल्टेंट क्या था बताओ, आर मैक्स था, 0 पे आर मैक्स था, 0 पे आर मैक्स था, 0 डिग्री पे आर मैक्स निकाले थे, 180 पे आर मिनिमम निकाले थे। दैट मींस यहाँ जब 0 डिग्री था तो आर मैक्सिमम था, वही लिखे ना, जब 0 डिग्री था तो आर मैक्सिमम था, और जब 180 डिग्री है तो आर मिनिमम है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है और जो रिजल्टेंट घट रहा है, बात समझ आ रहा है? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उससे रिजल्टेंट घट रहा है। यहां देख रही है 0 पे मैक्सिमम है रिजल्टेंट और सबसे मैक्सिमम पे मिनिमम है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजल्टेंट घट रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये बात क्लियर है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नोट नंबर 1, एज थीटा इंक्रीजेस रिजल्टेंट of the vector decreases। ठीक है, बात क्लियर है? जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे और वैसे रिजल्टेंट घटेगा। सब मेरे साथ बोलेगा, ठीक है? दिस इज द टू वेक्टर, दिस इज द टू वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अब क्या हुआ, डिग्री जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू घट रहा है, घट रहा घट रहा घट रहा, घटते 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 मिनिमम 180 पे मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, घटना 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 घट 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 मिनिमम। ठीक है, अब जैसे इसका एंगल चेंज किए तो ये एंगल क्या हो गया, घट गया। अब ये वाला एंगल चूज करेंगे, नीचे वाला एंगल, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम से एंगल बढ़ा रहे हैं, मिनिमम की ओर जा रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। जैसे एक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन। एक वेक्टर दिया हुआ है 7 न्यूटन का, तो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 1 न्यूटन का, तो बताना है कि आंसर क्या होगा। सब न्यूटन है, आठ न्यूटन।
8 न्यूटन। और भी कुछ हो सकता है क्या आंसर? एक और ऑप्शन देते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन देते हैं। साधारण देते हैं, चलो बताओ कौन कौन आंसर्स है पॉसिबल है, कौन कौन से आंसर्स में पॉसिबल है? पहला बोला न्यूमेरिकल 8 न्यूटन, और बताओ 6 न्यूटन, ठीक, और 7 हो सकता है, और भी हो सकता है कोई? नहीं, अब कोई नहीं होगा। कैसे पता चला? हम बताए थे आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दोनों का सम a प्लस बी, मतलब 7 प्लस 1, ये हो सकता है तुम्हारा 8। ये 8 हो सकता है। आर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ये 8, ये हो सकता है 6, मतलब 6 और 8 के बीच में हर वैल्यू पॉसिबल है, 6 और 8 के बीच में हर वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो 7 भी वैल्यू हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और ऑब्वियसली 8 भी हो सकता है। 10 जो है ये इसके रेंज से बाहर है, और 1 इसके रेंज से भी बाहर है, नीचे आ गया, ठीक है। हम भाई बताए थे ना कि आर का वैल्यू आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में होता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक। कैसे, कोई दिक्कत? चलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। एक जो हम लोग बताएं हमेशा फिजिक्स में काम आता है, एक जो हमेशा फिजिक्स में काम आता है वो ये आता है, तो 2 फोर्स बराबर है, मान लो 2 फोर्स F1 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स बराबर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत काम आता है ये वाला फॉर्मूला, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक। तो कितना होगा देखो, यहां सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि F1 बराबर F2 बराबर F है, ऐसा मान लेते हैं। F1 बराबर F2 बराबर क्या? नहीं, फिक्स ही हो रहा है सबका, ठीक है। शाम को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा, कल हाँ टेस्ट होगा। हाँ, ठीक 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 है। F1 वेक्टर F2 वेक्टर मान लेते हैं F के बराबर है, दोनों बराबर है तो मान लेते हैं F के बराबर है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कोई दिक्कत? चलो सबको बोल देते हैं F के बराबर है, तो ये हो गया F का स्क्वायर प्लस ये हो गया F का स्क्वायर प्लस ये 2F इंटू F cos थीटा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का 2F1 2F2 का 2F का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2F का स्क्वायर cos थीटा, ठीक। यहाँ पे 2F का स्क्वायर कॉमन निकाले, 2F का स्क्वायर कॉमन निकालिए, क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो हो समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं, तो निकाले आर इक्वल क्या निकाले हैं, 2F स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा आर स्क्वायर। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है एक ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे थीटा है सिर्फ। अब देखो इस फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सॉरी प्लस इक्वल टू 1 होता है, 9th 10th में पढ़ा था। यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस है, ठीक है। ठीक, चलो चलो करते हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो गया माइनस, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया cos 2 थीटा,
ठीक। अब यहाँ दो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस और यहाँ हो गया तुम्हारा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया cos 2 थीटा। यहाँ दो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 प्लस cos थीटा है, 2 cos थीटा नहीं है, क्या है, सिर्फ cos थीटा है। यहाँ पे क्या आया है, 2 cos थीटा, यहाँ पे वहां पे सिर्फ थीटा है। तो 2 थीटा को क्या करो, चेंज करते हैं, तो मान लेते हैं 2 थीटा जो है बराबर है थीटा का, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो या ऐसा करो, सब जगह थीटा डैश लगा दो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, दोनों अलग अलग कर देते, तो थीटा डैश लगा देते हैं। क्लियर है? ठीक, तो मतलब क्या हम यहाँ 2 थीटा डैश को थीटा मानते हैं, क्योंकि यार थीटा है लिखा हुआ है, तो थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, जहां cos 2 थीटा था वहां थीटा लिखते हैं, 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे 2 हो गया cos स्क्वायर थीटा डैश क्या लिखे, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं। 1 प्लस cos थीटा क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ यूज करो। आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2f का स्क्वायर, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई दिक्कत? चलो यहाँ और सॉल्व करो, आर स्क्वायर हो गया 4f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, तो यहाँ आप सॉल्व करो, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2f cos थीटा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। जो इंपॉर्टेंट है रट लेना है, इंपॉर्टेंट है रट लेना है। क्या बताएं ये क्या, यदि f1 जो है बराबर f2 के बराबर f है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा, 2f cos थीटा बाय 2। फॉर्मूला धरले से यूज करेंगे एमटी में, यह रट लेना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो फ्रैक्शन ऑफ वेक्टर बनाते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब कि हमको निकालना ए वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। ए वेक्टर में से दूसरा बी वेक्टर है को क्या करना है, माइनस करना है। फिर इसका क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है हमको, ये मेरा टास्क है। ठीक है, तो पहले ए वेक्टर वैल्यू करते हैं, ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा था बी वेक्टर, और रिजल्टेंट आया था कुछ इस प्रकार, ये आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब जो ये क्या है, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है ना, ये क्या है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या होता है, ठीक डायरेक्शन अपोजिट होता है, पढ़ाए थे ना। यदि एक वेक्टर ऐसा है और इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, नेगेटिव वेक्टर खाली डायरेक्शन चेंज कर देंगे इसे। ठीक, कोई दिक्कत, मतलब बी वेक्टर यहाँ पे है, डायरेक्शन इधर कर देंगे, ये हो गया तुम्हारा क्या, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ए वेक्टर, ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये है इसके हेड पे दूसरा वेक्टर। तो ट्रायंगल जैसे क्या करते हैं, इसका टेल पकड़ेंगे, इसका हेड पकड़ेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, रिजल्टेंट ये ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट ये क्या है, तो दिस इज द रिजल्टेंट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? अब देखो, अब एंगल पता करना है कितना है। अब बताए ना, ये बी वेक्टर है, नेगेटिव और बी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे। हाँ, बताए थे ना कि एक वेक्टर ऐसा वेक्टर है, इसका अपोजिट माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ठीक ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्लियर है? अब ये तो क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बताया कि ये हमारा होगा ए वेक्टर,
और इस प्रकार होगा हमारा माइनस बी वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है दोनों इसका, ये कितना होगा। पहले एंगल पता करते हैं, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है। देखो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है। यदि हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल वो पता था पहले, थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, थीटा था एंगल ए वेक्टर ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। और देखो हमको ये क्या, ये हुआ ए वेक्टर, यहाँ पे ये ए वेक्टर, थीटा क्या, एंगल बिटवीन ए और बी। लेकिन अगर मुझे निकालना क्या, ए और माइनस बी के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में निकालना है, तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, चलो यहां सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर हमको सॉल्व करना है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर। अब देखो इसका स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 100, जो एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, तो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। हैं cos के बाद ये एंगल चाहिए हमको, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन वेक्टर, दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, एक माइनस बी वेक्टर है। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, उन दोनों बीच एंगल ये हो गया तुम्हारा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है cos 180 डिग्री माइनस थीटा का होता है माइनस cos थीटा। ठीक, यहां हो गया माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत? अब तुम लोग यहाँ डाउट लग रहा है, यहाँ पे माइनस दिए थे, यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये एक्चुअली मॉडुलस है ऐसा, तो मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो पॉलिसी हो जाएगा, समझा बात? यहाँ सब जगह मॉडुलस है, ये हम मॉडुलस हटा दिए हैं, ठीक है, सब जगह ऐसा है। तो हम बोले थे कि इसको ऐसा को सिंपली हम लोग ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ऐसा लिखने बहुत टेंशन होता है बार बार, इसे ऐसा लिख देंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस 2ab cos थीटा, ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये दिस इज द फार्मूला। तो डिवाइड करा दे, यदि आर वेक्टर है तुम्हारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का एडिशन है ये क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन है ये, उस समय रिजल्टेंट जो होगा तुम्हारा कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज रिजल्टेंट। यदि तुम्हारा सब्ट्रैक्शन है, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या है सब्ट्रैक्शन, उस समय रिजल्टेंट का वैल्यू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लगा माइनस 2ab cos थीटा। बस यही अंतर है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। क्लियर है बात?